नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान प्रभा, एक ऐसा मंच जहां विज्ञान की दुनिया में आ रहे बदलावों पर हम चर्चा करते हैं और उसकी सरल व्याख्या भी करते हैं। आज का विषय न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा रणनीति और मनुष्यता के भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक युद्ध प्रणाली, विज्ञान और बदलता स्वरूप। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। वहीं युद्ध की जो परिभाषा है उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। आज युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़े जा रहे हैं टैंकों के द्वारा भी, बंदूक के द्वारा भी, लेकिन साथ ही ये लड़े जा रहे हैं गाइडेड मिसाइल्स के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे बीच आई है उससे, ऑप्टिक्स के साथ और साइबर सुरक्षा के साथ। तो ये जो बदलाव आए हैं इस पर चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ को, और हमारे विशेषज्ञ हैं श्री आनंद के सहाय, जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आप सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान के, और उत्तराखंड में ख़ास तौर से जब हम देहरादून की बात करें तो IRDE एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां पर आपने 36 वर्षों तक कार्य किया है, और आप ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, और लेज़र्स पर भी आपका बहुत बड़ा कार्य है। आपने IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता से अपना प्रबंधन का कोर्स भी किया है, और इसके साथ हज़ारों वैज्ञानिकों को आपने प्रेरित किया है। DRDO के विभिन्न लेबोरेटरीज़ में काम करने का आपका अनुभव है। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं साहे साहब हमारे इस कार्यक्रम में। हम इससे पहले कि आगे बातचीत करें, आपसे जानना चाहेंगे कि ये युद्ध की परिभाषा क्या है, क्योंकि हमने आरंभ में कहा कि युद्ध की परिभाषा बदल गई है। जी, सबसे पहले विज्ञान प्रभा में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रसार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और इसके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि युद्ध की परिभाषा क्या है, युद्ध को जितने भी मिलिट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। युद्ध बेसिकली अगर हम वॉर कहें, वॉर इज़ बेसिकली इंटेंस आर्म कन्फ्लिक्ट, एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिटवीन टू स्टेट्स और इट्स अलाइड पार्टनर्स और बिटवीन टू कम्युनिटीज, और इट्स ए वेरी इंटेंस आर्म कन्फ्लिक्ट। तो जहाँ हम आर्म कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इसमें तकनीकी का और यंत्रों का और मिलिट्री सिस्टम्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और अगर हम देखें वार को या युद्ध को हम बेसिकली तकनीकी टर्म्स में दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक होता है हाई इंटेंसिटी वॉर और एक होता है लो इंटेंसिटी वॉर। जब हम हाई इंटेंसिटी वॉर कहते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जितने भी आपके पास मिलिट्री एसेट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सब का पूर्णतः इस्तेमाल होता है। और लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट नॉर्मली जैसे आजकल हम टेररिज्म या जिसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा लिमिटेड यूज़ है, पूरी फुल स्केल वॉर नहीं है, बट टेक्नोलॉजी टू लिमिटेड एक्सटेंट फॉर ए स्मॉल आर्म्स और साइटिंग डिवाइस, इस तरह के सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। इस दो प्रकार के मेन वॉर हैं। इसके अलावा वॉर को और भी दूसरे रूपों में डिफ़ाइन किया गया है, और वॉर के कुछ नियम होते हैं। दे आर प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ ए वॉर, उसको भी परिभाषित किया है मिलिट्री से। वो बहुत बड़ा विषय है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज हम तकनीकी पे जो भी टेक्नोलॉजी, और हम अगर आधुनिक वॉर की जैसे हम बात करना चाह रहे हैं तो मॉडर्न डेज में क्या है, हम एक तकनीकी युग में रह रहे हैं, और हमने पिछली शताब्दी के मध्य में सन 14 से 19 और फिर 1939 से 45 में 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं। तो ये जो 2 वर्ल्ड वॉर हैं, इसके दौरान रियली जो मिलिट्री एसेट्स हैं
जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो और उसके पहले की शताब्दियों में 18वीं और 19वीं शताब्दी में साइंस के बेसिक कंसेप्ट दिए गए, राइट फ्रॉम न्यूटन टू अल्बर्ट आइंस्टाइन टू डाल्टन टू रदरफोर्ड, और जितने महान वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बेसिक साइंस की खोज की। और आज के इस 21वीं सदी में हम उनके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक अब मानवता के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे मतलब युद्ध में भी तकनीकी का बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ है पिछले। तो साहिब साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी प्रमुख खोजें हैं जिन्होंने आधुनिक युद्ध जो प्रणाली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है? क्रांतिकारी परिवर्तन अगर आप देखें, अगर हम स्टार्ट करें, जैसे मैंने अभी नाम लिया था डाल्टन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसने पहली बार बताया दुनिया को, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। उन्होंने बताया कि एटम जो होता है ये मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं एटम को, और एक मैटर का एटम दूसरे मैटर से अलग होता है। उसने यहीं तक बात कही। ये बात है 1808-10 की, जब डाल्टन का एक एटॉमिक, उसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, कुछ नियम बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। उसके बाद 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि उसको और फर्दर लोगों ने एक्सपेरिमेंटली उसको ज़्यादा रिफाइन किया और उसको आगे बढ़ाया कि भाई एक एटम है जो उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ये एक थ्योरी आई रदरफोर्ड की पहले 1904 के आसपास। उसके बाद नील बोर की थ्योरी आई। इन्होंने कहा जो एटम घूमते हैं वो एक एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं, और जब जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो एक एनर्जी लेवल्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी, उससे ऊर्जा निकलती है डिफरेंट फॉर्म्स में। उसके बाद फिर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आए, E=टू एनर्जी मास कंजर्वेशन, E=टू mc² आया। इन सब चीज़ों का अगर आप एटम बम देखें, एटम बम क्या है? ये बेसिकली मास टू एनर्जी कन्वर्सन है। मैं आगे अगर समय रहा तो मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द एटम बॉम्ब एंड व्हाट इज़ द न्यूक्लियर बॉम्ब एंड हाउ एनर्जी इज mass is converted into a huge amount of energy as a weapon for mass destruction, और जिसको कि हम अपने मतलब के ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर रनिंग ए टरबाइन, एज ए पावर सोर्स। तो दोनों प्रॉस एंड कॉन्स हैं किसी भी टेक्नोलॉजीज़ के। उसके बाद पिछली शताब्दी में 20th सेंचुरी में हमने देखा इलेक्ट्रॉन के फर्दर, उसके फिर क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स आए, बहुत से नए नए वैज्ञानिक आए 19वीं शताब्दी के शुरू में। उसके बाद फिर लेज़र्स का आविष्कार हुआ 1950-60 के बीच में। लेज़र्स के बाद फिर कंप्यूटर्स आ गया, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एडवांस होता जा रहा है, अब इंटरनेट आ गया। इस तरह से टेक्नोलॉजी इट इज़ ग्रोइंग। जी, तो आप जैसे कि हम एक विशेषज्ञ के तौर पर मानते हैं कि आप ऑप्टिक्स के विशेषज्ञ हैं, तो ऑप्टिकल जो टेक्नोलॉजी है उसने कैसे बदलाव लाया है, और ख़ास तौर से पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है क्या? ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी बेसिकली जब कन्वेंशनल टर्म्स में देखें ऑप्टिक्स को, शुरू में जैसे चश्मा है, ये भी एक ऑप्टिकल लेंस है, इसमें एक पर्टिकुलर पावर जनरेट किया जाता है विथ ए गिवन कर्वेचर टू सी अ क्लियर इमेज, और जो भी आपके मतलब आँख की जो दूर दृष्टि या नज़दीक दृष्टि की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो शुरू में ऑप्टिक्स वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स। फिर धीरे धीरे जब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स को मर्ज करके एक टॉपिक बना इलेक्ट्रो ऑप्टिक या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री भी है हमारे देहरादून में और तो उत्तराखंड में। तो एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आया जिसमें कि जो इनपुट जो सिग्नल है
वो एक ऑप्टिकल फोटोन है और उसको आप प्रोसेस करके एक ऑप्टिक्स लेंस के द्वारा रिसीव कीजिए, गैदर कीजिए इन्फॉर्मेशन को, ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन को, उसको एक सेंसर पे डालिए, उसको इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको प्रोसेस कीजिए और एक स्क्रीन पे या टीवी मॉनिटर पे डिस्प्ले करिए। दिस व्हाट आर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इज। और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स एक ऐसा विषय है, एक मॉडर्न वॉरफेयर में जो मिलिट्री रिसर्चर्स हैं, दे कॉल इट a force multiplier, which means which will multiply the use of technology to the our armed forces. आज के दौर में चाहे वो एक टैंक वॉरफेयर हो, उसमें भी एक फायर कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कि हम ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा हम एक दूर तक टारगेट को पहले देखते हैं, उसको गन के साथ अलाइन करते हैं और तब गोला फेंकते हैं। ये एक चीज़ है। एयरक्राफ्ट में भी सर्विलेंस के लिए एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा होता है, डे कैमरा होता है, नाइट विजन कैमरा, क्योंकि आज के दौर में लड़ाई सिर्फ दिन तक ही सीमित नहीं है कि भगवान कृष्ण ने बिगुल बजाया लड़ाई बंद। आज के संदर्भ में 24/7 मिलिट्री वॉरफेयर चलते हैं और मोस्टली रात के अंधेरे में। तो ऐसे ऐसे यंत्र आविष्कार किए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के द्वारा, और ये हमारे देहरादून शहर में ही हो रहा है, काफ़ी रिसर्च हुआ है और अब यूज़ भी होने लगे हमारे आर्म फोर्सेज में, जिससे कि आप रात के धूप अंधेरे में भी आप दूर तक एनिमी के टारगेट को, टैंक को, बंकर्स को, बिल्डिंग्स को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक देख सकते हैं। अगर ग्राउंड पे हैं, हवाई जहाज़ में है तो चूँकि एटमॉस्फेयर ज़्यादा क्लियर है, स्कैटरिंग वगैरह कम होती है, तो यू कैन सी लॉन्गर में भी 30-40 किलोमीटर इन नाइट विजन डिवाइसेस जो या थर्मल इमेजिंग के द्वारा। तो इस तरह से एक थर्मल इमेजिंग का पिछले सन 50 से लेकर अभी तक भी रिसर्च, अलग अलग जेनरेशन्स हैं इमेजिंग सिस्टम्स के, इसका विकास होता जा रहा है। और चाहे वो ग्राउंड वॉरफेयर हो, क्योंकि आज के दिन में देखिए सर, जो वॉर है ये सिर्फ लैंड शिप और या जल थल और नभ तक ही सीमित नहीं है। वॉर के डायमेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, इसके आयाम। अब आज हम लैंड, नेवल, एयर स्पेस एसेट्स, साइबर स्पेस, देन इंफॉर्मेशन वॉर, और आज करेंटली हम एक कॉग्निटिव वॉर में ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सात आयाम हैं और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स का योगदान, चाहे वो ग्राउंड प्लेटफॉर्म हो या एरियल हो या नेवल हो या मिसाइल हो या गाइडेड वेपन हो, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए फोर्स मल्टीप्लायर टू आवर आर्म फोर्सेस। जी, आपने बड़े विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया, और जैसे कि हम कह रहे हैं कि अब युद्ध का विस्तार कई क्षेत्रों में हो चुका है, और यदि स्पेस की बात करें तो इसे 5वां युद्ध क्षेत्र भी हम कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अब बात करते हैं, आपने कहा कि युद्ध अब 24 घंटे लड़े जाते हैं, और पहले तो एक नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़े जाते थे, लेकिन अब 24/7 जैसे कि आपने कहा। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं नाइट विजन डिवाइसेस जो हैं, और वो टेक्नोलॉजी DRDO के पास है और आपने इस पर काम किया है। बताइए कि नाइट विजन जो डिवाइस हैं रात्रि में देखने के लिए, वो क्या है और उनका विकास कब और कैसे आरंभ हुआ, और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में बता रहा हूँ सर। इसमें ऐसा है कि नाइट विजन डिवाइसेस 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी इमेजिंग डिवाइस, उसमें आपको क्या चाहिए, एक लाइट सोर्स चाहिए, एक जो टारगेट को इल्यूमिनेट करेगा, उससे रिफ्लेक्शन आएगा और उसको हम किसी ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा कैप्चर करके या सेंसर पे डाल के उसको एक इमेज के फॉर्म में स्क्रीन पे या टीवी पे आप डिस्प्ले करिए। ये हो गया नाइट, मतलब एनी इमेजिंग प्रोसेस में जिसमें एक ऑप्टिकल फोटोन है, उसको आपने रिसीव किया एक ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा, एक सेंसर पे डाला और उसको प्रोसेस किया इलेक्ट्रॉनिकली और एक इमेज बना के उसको डिस्प्ले कर दिया। और नाइट विज़न अगर हम कह रहे हैं तो नाइट विज़न में बेसिकली 2 प्रकार के नाइट विज़न, एक होता है इमेज इंटेंसिफायर बेस्ड और एक होता है जो लेटेस्ट है थर्मल इमेजिंग। जो इमेज इंटेंसिफायर में क्या होता है, टारगेट से
दे आर सॉर्ट ऑफ ए सेमी एक्टिव सिस्टम। इसको इस्तेमाल करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एम्बियंट इल्यूमिनेशन लाइक मून लाइट, सन लाइट, सॉरी सन तो डे लाइट हो गया, मून लाइट, स्टार लाइट, जितने भी नाइट कंडीशंस में अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट कंडीशंस होते हैं। तो पहले हम जो टारगेट से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई उसको हमने एक ऑप्टिक्स के द्वारा, जैसे मैंने कहा, कलेक्ट किया, उसको एक कैथोड पे डाला, फोटो कैथोड बोलते हैं, उस पे डाला, उससे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुई और इलेक्ट्रॉन को फिर हम इंटेंसिफाई करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं और उसको फिर एक डिस्प्ले पे, एक फॉस्फर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप, मैं पिक्चर आप दिखा दूंगा कि ये हो गया इमेज इंटेंसिफायर। लेकिन इमेज इंटेंसिफायर क्या है, इसके लिए आपको एक एम्बियंट इल्यूमिनेशन चाहिए, ऑलवेज कुछ लाइट कंडीशन ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल पिच डार्क में इट विल नॉट वर्क। और दूसरा है इसकी सेंसिटिविटी कम है, तो इसकी जो रेंज होती है इज़ लिमिटेड टू 1.5 टू 2 किलोमीटर, 800 मीटर, 2-1.5 किलोमीटर, 2 उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई थर्मल इमेजिंग, विच आर ट्रूली पैसिव डिवाइस। उसमें क्या है, इसको जो भी टारगेट है वो कुछ हीट एनर्जी ऑलवेज, चाहे हम भी हैं, आदमी हो, जानवर हो, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, विच एब्सोल्यूट ज़ीरो फिजिक्स के टर्म्स में -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वो कुछ हीट एनर्जी ऑलवेज वो इमिट करता रहा है। तो उसको हम किसी तरीके से कलेक्ट करें, उसको सेंस करें, प्रोसेस करें और इमेज बना लें, तो ये एक तरह से एक पैसिव सिस्टम बन जाएगा जो एक इंफ्रारेड बैंड में काम करता है। जो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपके पास गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट है, फिर उसके बाद विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, फिर मिलीमीटर वेव है, फिर माइक्रोवेव है, फिर उसके बाद रेडियो वेव्स है। इस तरह से उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है या फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। इस क्रम में अगर हम देखें, अल्ट्रा वायलेट से रेडियो की तरफ जाएंगे, मतलब आप यहाँ पे कुछ जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुत ज़्यादा होगी इस एंड पे, लेकिन वेवलेंथ जो है वो बढ़ता जाएगा इधर, जैसे माइक्रोमीटर होगा, फिर उसके बाद मतलब हर्ट्ज में होगा, गीगा हर्ट्ज में होगा, टेरा हर्ट्ज में होगा, लाइक इस तरह से। तो इनको एक्सप्लॉइट करके इंफ्रारेड जो है 800 से लेकर 1400 नैनोमीटर, और इसके सब बैंड्स हैं, मिडिल इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, शॉर्ट इंफ्रारेड। तो अलग अलग थर्मल इमेजिंग सिस्टम हर एक बैंड के लिए बनाए गए जो प्योरली पैसिव है। आपको कोई एम्बियंट लाइट नहीं चाहिए, जो थर्मल कंटूर है आपका बॉडी का, किसी भी टारगेट का, उसको हम एक इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम थर्मल इमेज कहते हैं, विच इज़ नथिंग बट अ थर्मल प्रोफाइल ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर लुकिंग फॉर। जी, तो क्या हमारे देश में इन नाइट विजन जी टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, डिवाइस तैयार किए जा रहे हैं? नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल जब वियतनाम वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद, जब रात को लड़ाई, आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, उसमें जब 71 वॉर में लंगोवाल में सोल्जर्स खड़े हैं, लेकिन जो इंडियन एयरक्राफ्ट के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था जिसमें नाइट सेंसर लगे हों, तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाता है और पूरी रात एक बहुत लिमिटेड सोल्जर्स के साथ जो मूवी है वो लड़ाई करता है, और बहुत सुबह होते ही फिर एक हवाई जहाज आता है एंड दे सपोर्ट हिम एंड दे सेव देयर बॉर्डर पोस्ट, जहाँ भी वो तैनात थे, 30-40-50 लोग जो भी थे। तो आज के दौर में 24/7 चाहिए, तो आपको नाइट विजन सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो अटैक हैं बिल्कुल रात को ही हो रहे हैं ज़्यादा। जितने भी ऑपरेशन हाल फिलहाल हमने देखे, हाल के दिनों में अभी इतने वॉर चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया हो, या ऑपरेशन सिंदूर हो, या कारगिल हो, या ईरान इसराइल हो, या हमास हो, हर जगह रात और दिन मतलब लड़ाइयाँ, रात को मिसाइलें दागी जा रही है। लेकिन वॉर का जो आपने शुरू में पूछा था, जो
अब ऐसे हॉरिफाइंग वीडियोज़ हैं कि आदमी देख के बेचैन हो जाए क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी से। जी, अब तो आपसे जानेंगे हम कि जो आधुनिक स्नाइपर हैं या ड्रोन ऑपरेशंस हैं, उसमें भी ऑप्टिक्स की भूमिका जी है और जी कितनी जी, महत्वपूर्ण है? उसमें क्या है जो ड्रोन का, अब ड्रोन में भी एक चीज़ है, जस्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जो ड्रोन है उसमें, या उसको सब कभी कभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहते हैं, लेकिन जो ड्रोन है इसमें आप समझ लीजिए जैसे ऑल unmanned aerial vehicles, UAVs are drones, but all drones are not UAVs. Reason being, अगर आप ड्रोन के छतरी के नीचे देखेंगे तो उसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी आएगा, उसमें अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल भी आएगा, मतलब पायलटलेस कार भी आएगा, और अनमैन्ड शिप भी आएगा या सबमरीन भी आएगा। तो जी वेर एवर देयर इज नो ह्यूमन ऑपरेटर इट इज़ कॉल्ड एज ए ड्रोन। बट आज के कॉमन पर्सन के लिए ड्रोन का मतलब फ्लाइंग ड्रोन ही हम समझते हैं। और ड्रोन नॉर्मली जैसे हम देखते हैं शादी ब्याह में भी एक फोटोग्राफी कैमरा रहता है और वो फ़ोटो खींचता रहता है छोटे कैमरे से। लेकिन अगर मिलिट्री टर्म्स में जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं उसका रोल होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग। आपने ड्रोन को एनिमी एरिया में भेजा, वो सब तरह के सेंसर्स से लैस होते हैं। उसमें ऑप्टिकल सेंसर्स भी होगा, थर्मल कैमरा भी होगा, डे कैमरा भी होगा, उसमें लेज़र डेजिग्नेटर भी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स भी होंगे। और दिस ड्रोन्स आर आल्सो नोन एज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, दिस UAVs, बिकॉज समटाइम दे कैरी द वेपन्स ऑल्सो, वो मिसाइल भी दाग सकता है। तो उसका रोल है बेसिकली ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉग्निशंस एंड अटैक ऑल्सो नाउअडेज, which is known as a UCAV, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। तो ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अभी हमने पिछले ऑपरेशंस में देखा कि 30-40 ड्रोन ईरान ने छोड़ा तो उस सबको गिरा दिया मिसाइल ने आके 1 by 1 या रॉकेट लॉन्चर से। जी, तो DRDO और BEL जैसी जो संस्थाएं जी हैं, जी जी, क्या साहिब साहब इनमें कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं इस तरह के? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज के दिन में बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, मतलब थर्मल इमेजिंग, खासकर आई एम एक्सपर्ट इन थर्मल इमेजिंग, इमेज इंटेंसिफायर्स पे पहले से थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज थी। मैं 80s में आया यहाँ पे, 83 में। तो उस समय जस्ट हमने जर्नल्स पढ़ के कुछ शुरू किए, कुछ क्या 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 सेंसर यूज़ होंगे, क्या मटेरियल यूज़ होगा, वहाँ से स्टार्ट किया। और इसके बहुत सारे जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। आज हम थर्ड और फोर्थ जनरेशन के बीच में हैं। तो इसकी, जैसे मैंने कहा, इसकी रेंज 1-1.5 किलोमीटर से लेके 40-40, 50-50 किलोमीटर है। इनको ड्रोन्स में, फाइटर एयरक्राफ्ट में, एज ए पार्ट ऑफ टैंक फायर कंट्रोल सिस्टम, हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है। और हमारी लैब ने, जो IRD की आपने बात की, ये इसने काफ़ी रिसर्च किया है और बड़े हर्ष का विषय है, ये सब प्रोडक्शन में है। आज हमारे जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक, BEL मछलीपट्टनम, BEL कोटद्वार, और आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री उत्तराखंड, इन सब जगहों पे इनका बड़े लार्ज स्केल में, मतलब 20,000 करोड़ के ऑर्डर हमारे डिज़ाइन के बेसिस पे आए हैं और ये यूज़ हुए हैं। जी, साहिब साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्टिक्स का क्या संबंध है आपस में? देखिए, आज के दौर में अगर आप कहेंगे तो हर कोई स्मार्ट है, चाहे मोबाइल से लेके, फ़ोन से लेके, दे आर ऑल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखिए क्या है कि व्हाट यू रिक्वायर्ड इज, आपको एक एनिमी जोन की एक टारगेट लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है, जिसको आपने अपने सेंसर को दे दिया और अपने डिवाइस या सिस्टम को या एयरक्राफ्ट को या टैंक को उसमें फीड करो, तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू दैट एरिया एंड यू विल हैव ए पिन पॉइंटेड अटैक। क्योंकि लोग, हम जो है, हम कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते कि बहुत बड़े एरिया में बिल्कुल पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से जाकर टारगेट को हिट करे। आपने जो गिराना है उसी जगह पे अटैक कीजिए, मतलब कोई सिविलियन कैजुअलिटीज
लेकिन जो सीन्स आ रहे हैं यूक्रेन से या ईरान से, मतलब रियली दे आर वेरी हॉरिफाइंग सीन्स एंड वीडियोज आर कमिंग नाउ इट इज़ विच इज़ नॉट अ गुड साइन। जी, तो आधुनिक जो युद्ध तकनीक है इसमें हाइपरसोनिक और ये लेज़र या जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल ट्रैकिंग, इसका क्या जी, रोल हो सकता है? इसका भी रोल है। जैसे जो भी कोई भी गाइडेड म्यूनिशंस है उसमें एक गाइडेंस किट होता है, चाहे आप आकाश मिसाइल की बात करें या जो नाग जितने मिसाइल बना, सब में एक जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक बेस्ड भी हो सकता है, रेडियो वेव बेस्ड भी हो सकता है, आरएफ फ्रीक्वेंसी पे भी काम करता है, इंफ्रारेड पे भी काम कर सकता है। इवन जो एंटी सैटेलाइट जो टर्मिनल फेज में जब मिसाइल जब बूस्ट होता है फिर एक स्लैंट पाथ लेता है, फिर वो टारगेट को हिट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। तो लास्ट का जो टर्मिनल फेज है उस पाथ में हम एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड इलेक्ट्रो ऑप्टिक गाइडेंस किट लगाते हैं जिसको सीकर बोलते हैं, मिसाइल सीकर है। वहाँ पे भी हमारा बहुत बड़ा इस तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से एक आम दर्शक क्या समझे और इसके क्या मुख्य एलिमेंट्स हैं? मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे हमने अभी तक जो बात किया है इसको आप कहिए सॉर्ट ऑफ इमेजरी इंटेलिजेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बेसिकली पर्पस ये है, एक कहते हैं हम सिग्नल इंटेलिजेंस, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक होता है एलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एक होता है कॉमेंट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। जो इसका काम है सिग्नल इंटेलिजेंस का कि ये एनिमी के जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मोबाइल्स हैं या उसके इंटरनेट है या जितने भी कम्युनिकेशन एसेट्स हैं उसको पकड़े, ट्राई टू मतलब पिक अप देम एंड एनालाइज एंड हैव ए काउंटर अटैक टू फूल देयर सिस्टम्स। और जो दूसरा पार्ट है मैंने कहा एलिंट जो नॉन कम्युनिकेशन एसेट्स हैं जैसे रडार्स है या मिसाइल्स है, उनके सिग्नल को पकड़ना और उसको एनालाइज करना और उसको डिसीव करना, ये सिग्नल इंटेलिजेंस हुआ। और थर्डली इसमें एक इमेजरी इंटेलिजेंस भी होता है। तो इन तीनों को मिला के तो इसके बेसिक 3 रोल हैं: इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक अटैक एंड देन काउंटर मेजर्स। आपने मतलब अपने एनिमी उसके रडार को जाम कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय भी करना है, या उसके जो भी इनकमिंग एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स हैं, यू फायर सम डिकॉय टारगेट बेस्ड अपॉन द जो भी आपने उसके फ्रीक्वेंसी जो रिकॉर्ड की है उसको डिसरप्ट कीजिए और एक काउंटर वेपन छोड़िए जिससे देयर मिसाइल गेट्स डाइवर्टेड टू नॉट ऑन यू टू द अदर टारगेट। जी, तो आजकल ये EW इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आजकल एक टर्मिनोलॉजी बहुत इस्तेमाल में आ रही है और वो ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग, और साथ में हम एंटी जैमिंग की बात भी करते हैं। तो ये हमारे दर्शकों को बताएं। यही मैंने कहा, ये जो सिग्नल जब एक बार आपने एनिमी के रडार के सिग्नल को आपने पकड़ लिया, ये एसेट्स आपके UAV में भी हो सकते हैं, ड्रोन्स में भी हो सकते हैं, या ये जो एसेट्स हैं आपके सैटेलाइट में भी हो सकते हैं। आपने सैटेलाइट छोड़ सकते हैं जिसमें आपके ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एलेंट, कॉमेंट या इलेक्ट्रो ऑप्टिक, ये सारी चीज़ें लगी हुई है सैटेलाइट में, और वो सैटेलाइट घूम रहा है। तो वो दुनिया में जितने भी रडार्स ऑपरेट कर रहे हैं उसके जोन में हर एक की फ्रीक्वेंसी को वो पिकअप करेगा। यू कैन रिकॉर्ड इट एंड एनालाइज इट कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उसको आप जैम कर सकते हो। यू कैन हैव ए एंटी जैमिंग टेक्निक्स जी, टू जैम देम एंड यू फायर सम डिकॉय टारगेट टू फूल द एनिमी वेपन्स। तो हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक युद्ध तकनीकें हैं इसमें मानवीय हस्तक्षेप या जो ह्यूमन इंटरवेंशन है बहुत कम हो गया है या ना के बराबर हो गया? नहीं, कम तो नहीं हुआ है, ह्यूमन ऑपरेटर तो होगा, लेकिन आजकल जो हम एक और टर्म्स आजकल यूज़ हो रहे हैं C4ISR, या जिसमें क्या है कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, सर्विलेंस, इंफॉर्मेशन एंड अटैक, जिसमें और एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ऑल द फोर्सेस आर
right from space assets to your aircraft or UAV, ground forces, your anti-aircraft system, all are working in a network condition. They are all integrated with each other. बहुत संक्षेप में हाँ, तो हमारे उसको उसको इंटीग्रेटेड मोड में आपके पास मान लीजिए आपके जो EW जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो वार्निंग सिस्टम जिसको वार्निंग एयरक्राफ्ट कहते हैं, इसने कुछ एनिमी के रडार के सिग्नल को पकड़ा, उसने UAV को दिया, UAV ने वो एरिया सारा सर्विलेंस करके लाएगा, फिर वो ग्राउंड में सिग्नल देगा डेटा लिंक से जी। कि भैया वो मिसाइल उधर से दागी जा रही है, फायर एंटी मिसाइल टू किल इट। तो ये सारा एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसको कहा जाता है, जो आप कह रहे हैं ना, इसमें। तो अंत में एक संक्षेप में आपसे उत्तर चाहेंगे कि ये जो आधुनिक युद्ध प्रणाली है जिसमें बदलाव आ रहे हैं, तो इसमें नैतिकता के प्रश्न भी खड़े होते हैं। नहीं, देखिए हर चीज़ के कुछ मतलब प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। जैसे आप ऑप्टिकल थर्मल इमेजिंग ही है या लेज़र ही है, लेज़र वेपन्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं, लेकिन लेज़र्स का उपयोग अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड इन अ नॉर्मल मतलब इंडस्ट्री फॉर वेल्डिंग, कटिंग, आई सर्जरी, तो ये भी यूज़ है, एप्लीकेशन है। और दूसरा है कि जैसे थर्मल इमेजिंग है, इसका इस्तेमाल बाईपास सर्जरी में भी हो सकता है। जैसे थर्मल इमेजिंग में क्या देखते हैं आप, एक थर्मल कंटूर बनाते हैं टारगेट का, तो उसमें क्या है, अगर आपने जब हार्ट का बाईपास जब चल रहा होता है तो हार्ट के फंक्शन को बंद कर दिया जाता है काट के, और उसको एक आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन से जोड़ दिया जाता है पेशेंट को उस ऑपरेशन के दौरान। तो उसमें 7 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे लगते हैं। तो अगर हम एक थर्मल कैमरा सस्पेंड कर दें और एक डाई इंजेक्ट करें, तो अगर आप उसकी वेसल की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं आर्टरीज की, तो यू कैन सी दैट फ्लो इज नॉर्मल और नॉट थ्रू IR कैमरा। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर है थ्रू थर्मोग्राफी, लॉट ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस आर देयर एंड पीपल आर यूजिंग इट। लेजर्स के एप्लीकेशन मैंने बताया, ऑप्टिक्स के एप्लीकेशन तो हैं, फ्रॉम चश्मा टू व्हाट नॉट, देयर आर मेनी रोल्स। तो हाउ वी मेक यूज़ ऑफ, इवन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो E=mc² दिया कि मास एनर्जी हर कंजर्व, जो चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो, वो भी इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। आइंस्टाइन ने मना कर दिया था उसमें भाग लेने को, जब अमेरिका में सन 45 में सेकेंड वॉर के समय न्यूक्लियर बम बनाया जा रहा था। सब अमेरिकन फिजिसिस्ट कोपेनहेगन समथिंग वाज देयर। उसमें क्या होता है, एटम बम में क्या है, आपने एक न्यूक्लियर मतलब एटम को तोड़ा, उसको जैसे यूरेनियम-2 हेवी मटेरियल को तोड़ा, उसके कुछ पार्ट्स छोटे मटेरियल बन गए, और जो बैलेंस जो है उसकी एनर्जी है उसको आपने बहुत ही मतलब किलो टन्स में 15 टन, 20 टन, 50 टन इस तरह के एनर्जी जनरेट करते हैं। इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जी, तो साहे साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज इस विषय पर हमारे बीच हुई, और निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक हैं वो जो आधुनिक युद्ध प्रणालियां हैं इसमें विज्ञान की क्या भूमिका है और क्या पृष्ठभूमि है, इसको जानने में वो सफल हुए होंगे। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी, सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना कि आधुनिक युद्ध प्रणाली विज्ञान की मदद से कितनी घातक होती जा रही हैं, और युद्ध क्षेत्र अब सीमित नहीं रहे हैं। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, गाइडेड मिसाइल्स, लेज़र टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग हो रहा है। इससे जहां देशों की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हुई हैं, लेकिन कई प्रश्न खड़े हुए हैं कि क्या ये मानवता के लिए उतना ज़रूरी है, क्या ये मानवता के लिए एक ख़तरा तो नहीं बन सकता। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, विज्ञान युद्ध नहीं चाहता, विज्ञान शांति चाहता है, मसलों के
स्थायी समाधान चाहता है और हम चाहेंगे कि भविष्य में हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में काम करें। हमारा जो नेतृत्व है और जो विश्व की जो लीडरशिप है वो भी इस दिशा में कार्य करे कि युद्ध ना हो, युद्ध के बजाय विज्ञान शांति की ओर कार्य करे। जो खोजें हमने की हैं वो मानवता के विकास में सहायक हों। अगले कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे और इस पंक्ति के साथ कि विज्ञान से जुड़ें क्योंकि ज्ञान ही सुरक्षा है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।